हेलो डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है विशाल पटेल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल बॉटनी द बर्निंग डिजायर पे। तो यहाँ पे हम अपना सीरीज लाए थे टॉप फंडेड एमसीक्यू। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी टॉप 300 पॉइंट्स या एमसीक्यू के साथ। तो देखिए यहाँ तो हम एमसीक्यू तो लाए नहीं हैं, हम डायरेक्ट पॉइंट को कंक्लूड करके लाए हैं। यहाँ पे हम आपके साथ पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसका जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो देंगे। और देखिए ये जो साइंस है या हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है। हर चीज़ के पीछे, हर पॉइंट के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अगर जान रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज प्लांट फिजियोलॉजी का। तो चलिए यहाँ पे हम 300 पॉइंट के साथ आए हैं। तो आज है आपका पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे हम 50 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जो भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उस पर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है? प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट प्रोसेस, हाउ प्लांट ग्रो, डेवलप एंड फंक्शन एज दे इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल, एबायोटिक एंड लिविंग बायोटिक इन्वायरमेंट्स। ओके, तो मतलब यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है कि स्टडी है प्लांट का कि वो कैसे ग्रो करता है, बड़ा होता है, कैसे डेवलप होता है और वो कैसे अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, उससे क्या लेता है, क्या देता है। इकोलॉजिकल पॉइंट इसमें सब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? जेसी बोस है। डिफ्यूजन रेट, तो डिफ्यूजन रेट को देखने से पहले आप डिफ्यूजन का जैसे डिफिनेशन होता है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। तो यही डिफ्यूजन होता है। ओके, जब मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, जब तक कि इक्विलिब्रिया डेवलप ना हो जाए तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, डिफ्यूजन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है। ओके, और अगर पार्टिकल का साइज छोटा छोटा जितना होगा डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, और डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो डिफ्यूजन कम होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो डिफ्यूजन का रेट के बारे में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होता है? गैस का डिफ्यूजन सबसे। जैसे कि आप अगरबत्ती हो गया, अगरबत्ती अगर कमरे में आप लगा रहे हैं कहीं पे तो उसका सुगंध चारों ओर फैल जाता है। तो डिफ्यूजन जो होता है गैस का बहुत ज़्यादा होता है। फिर लिक्विड का जो डिफ्यूजन है, जैसे आप पानी लेके उसमें स्याही, बचपन में स्याही से आप इंक से लिखे होंगे नरकट वाले रूल से, तो उसमें स्याही घोलते होंगे या अभी भी होली पे रंग घोलते होंगे तो वहाँ पे जैसे बहुत जल्दी घुल जाता है। तो डिफ्यूजन उसका मॉडरेट होता है, गैस के तुलना में कम होता है। फिर आते हैं सॉलिड फेज। सॉलिड का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो एकदम कम होता है। फिर एक पॉइंट है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, कि मतलब प्योर वाटर कितना डिफ्यूज होता है, उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो 1236 ATM होता है। ओके, डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंस क्या है? डिफ्यूजन का ये इंपॉर्टेंस, जैसे आप अभी सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर के अनुसार होता है। पार्शियल प्रेशर के अनुसार डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन किसी भी गैस का, मतलब साइमल्टेनियसली अगर ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा सकता है, तो किसी के आवागमन को वो इनहिबिट नहीं करता है। मतलब एक साथ कई गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। तो जो हम सांस लेते हैं वहाँ पे डिफ्यूजन का बहुत रोल होता है। फिर बात करते हैं ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप डिफ्यूजन ही होता है जहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे समझ लीजिए जैसे दो पॉट रखा है, एक पॉट में मान लीजिए दोनों पॉट में 100 ml वाटर रखा है, उसमें मतलब एक में 60 ml आपने कुछ चीनी डाल दिया, एक में 60 ग्राम चीनी डाल दिया, एक में 40 ग्राम डाला। तो 40 ग्राम जिसमें चीनी डाला उसमें सॉल्वेंट का मात्रा तो ज़्यादा है, लेकिन उसका कंसनट्रेशन जो 60 वाला है वो ज़्यादा है। तो 60 वाले चीनी वाले भाग से 40 में आपका वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो काफ़ी सिंपल है ये चीज़ें, आप अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, 7वें पे चलते हैं। टोनिसिटी की बात करते हैं। टोनिसिटी मतलब कि कितना, अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, कहीं भी रखा हुआ सॉल्यूशन है तो उसमें कितना कंसंट्रेशन में आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो टोनिसिटी में ये पता करते हैं। फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो आ जाते हैं आपका, जैसे
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सालूट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक किसे बोलते हैं? हाइपोटोनिक में मतलब जो सालूट की मात्रा होती है उसमें बहुत कम होती है। आइसोटोनिक मीन्स जिसमें सालूट और साल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। फिर परमिएबिलिटी की बात करते हैं कि किस मेम्ब्रेन जो होता है उसको कौन कौन क्रॉस कर सकता है, कौन क्रॉस नहीं कर सकता है। तो परमिएबिलिटी के आधार पे जो मेम्ब्रेन होता है वो 3 प्रकार का देखा गया है, जैसे परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। तो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिससे सॉल्वेंट और सालूट मॉलिक्यूल दोनों पास कर जाते हैं, जैसे फ़िल्टर पेपर हो गया, फ़िल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। ओके, सेमी परमिएबल की बात करें तो सेमी परमिएबल में से वाटर मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता है, मतलब सॉल्वेंट तो पार हो सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं हो पाता। सेलेक्टिव परमिएबल की बात करें तो सेलेक्टिव परमिएबल मतलब कि सॉल्वेंट तो होता ही है लेकिन कुछ चुने गए मतलब सेलेक्टिव सॉल्यूट मॉलिक्यूल का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि मतलब कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है तो वो अपने मतलब जहाँ से मूव कर रहा है तो वो प्रेशर कितना, वॉल पे प्रेशर कितना डाल रहा है। अगर मूव कर रहा है तो कहीं से मूव कर रहा है, एक मान लीजिए पाइप में से मूव करता है वाटर मॉलिक्यूल, तो पाइप के ऊपर कुछ वो प्रेशर लगाता है मूव करते टाइम, तो वो जो प्रेशर लगाता है मूवमेंट के दौरान तो उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर के बारे में। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है? तो अगर जैसे आप सेल को कंसीडर कर सकते हैं, तो सेल जो है अगर एक सेल में वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? वैक्यूल में जाएगा, और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है वो टोनोप्लास्ट उससे बोलते हैं, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट जो होगा वैक्यूल की मेम्ब्रेन वो वॉल पे अपना प्रेशर लगाएगा, वो फूल रहा है भाई तो प्रेशर लगाएगा ही। तो जो टोनोप्लास्ट वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अगर वो प्रेशर लगाता रहा तो भैया क्या होगा कि सेल तो आपका फूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वाल भी होता है, वाल कहता है नहीं मैं भी प्रेशर लगाऊंगा, तो वाल भी टर्गर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है उसे रोकने के लिए। तो टर्गर प्रेशर ये होता है जो वैक्यूल लगाता है वाल के ऊपर, और वाल जो होता है टर्गर को दबाने के लिए जो लगाता है प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं वाल प्रेशर। अगर वाल प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों बराबर होते हैं तो सेल जो होता है फुली टर्जिट कंडीशन में होता है। ओके, तो वही नीचे का पॉइंट भी है। 15 पॉइंट देखिए। 15 फ्लैसिड सेल है जीरो टर्गर प्रेशर। फ्लैसिड मतलब पिचका हुआ, मतलब जिसका वाटर कंटेंट निकल गया है। अब वाटर कंटेंट निकल गया है भाई, वैक्यूल एकदम चिपटा सिकुड़ गया है, मतलब हाँ, मतलब समझ लीजिए उसका वाटर लॉस हो चुका है, तो उसका आप क्या टर्गर लगाएगा? वो तो बेचारा जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा हुआ रहता है तो उसका प्रेशर लगता है, लेकिन गुब्बारा पिचक चुका है तो कोई प्रेशर लगाएगा वाल पे नहीं। तो फ्लैसिड सेल जो होगा वहाँ पे जीरो टर्गर प्रेशर होता है। और 16 पॉइंट मिस है, सॉरी इसके लिए। 17 में मूव करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप प्योर वाटर इज जीरो, तो प्योर वाटर जो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होता है, ये तो पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर आखिर मतलब कोई भी सालूट या सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आता कहाँ से? तो वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का रीजन होता है वो उसमें जो सालूट मिला होता है वही होता है रिस्पॉन्सिबल जो ऑस्मोटिक प्रेशर को एग्जर्ट करता है, उत्पन्न करता है। ओके, अब बात करते हैं हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो लीफ में होता है, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है रूट में होता है। तो आप जब वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे आप पॉसी वाला जब पैसिव फिनोमेना पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन के द्वारा, तो ट्रांसपायरेशन में आप देखते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन रूट से पानी सक करता है और लीफ तक पहुंचता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम जो होता है, ऑस्मोटिक मतलब खींचना, ठीक है, ऑस्मोटिक क्या ऐसा समझ लीजिए कि खींचना। तो जो खींचने की शक्ति होती है पानी की वो रूट में कम होती है और लीफ में से ज़्यादा लॉस होता है ट्रांसपायरेशन के द्वारा। तो लीफ में जो पानी खींचने की शक्ति ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, पॉइंट 20 देखिए। 20 कह रहा है कि लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट। तो अब सही है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर मानते हैं कि खींचने की शक्ति, अब वो पानी में ही है तो लोवेस्ट पाया जाएगा ना, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं कि वो बाहर से पानी ले, वो पूरे अपने होल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा पानी ले रहा है। ओके, और जो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हेलोफिटिक प्लांट,
आर्टिप्लेक्स नाम का एक प्लांट है, तो उसमें देखा गया है बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है, क्योंकि भाई वो आपका साल्टी एरिया में ग्रो कर रहा है, वहाँ पे पानी नहीं है, वो बचने के लिए अपने आप को निमेटोफोर मतलब रूट को बाहर निकाल के सांस ले रहा है। उसका क्या होता है, वहाँ पे सीड भी नीचे गिर जाए तो ग्रो नहीं होता है, इसलिए उसका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर ही ग्रो कर रहा है, वी पैरिस शो कर रहा है। तो ये सब पॉइंट देखिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सब एक तरह से रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं। आप सबको ये चीज़ें तो पता ही होंगी, लगभग रिवीजन की तरह से ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ओके, पॉइंट 21, वाटर मूव अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो ये तो मैंने कह दिया, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है क्या है पता है? डिफ्यूजन प्रेशर सबसे पहले होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह कितना प्रेशर के साथ जा रहा है। ओके, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जैसे कि एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट कहीं रखा है, एक गिलास में सॉल्वेंट रखा है, ठीक है, तो सॉल्वेंट को आप नीचे ऐसे फर्श पे लड़ा देंगे, पानी मतलब उड़ेल देंगे, तो पानी आसानी से मूव करके आगे जाएगा। ओके, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूट को ऐड करिए, नमक डालते जाइए, चीनी डालते जाइए, समझ लीजिए चीनी डालते उसमें एकदम मिलाते गए तो क्या होगा, गाढ़ा होता जाएगा, कंसनट्रेट होता जाएगा। इस समय ऐसा आएगा कि जूसी बन जाएगा, सीरा बन जाएगा। तो उसे आप सतह पे डालेंगे, फर्श पे डालेंगे तो वो फ्लो नहीं होगा आसानी से। ओके, तो जो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिसिट आ गया, मतलब बहने की शक्ति में कमी आ गया उसमें, यही चीज़ कि मतलब अगर एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसमें आप सॉल्यूट डाल देंगे तो उसके डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि मूव करने की, यानी कि बहने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की शक्ति में कमी आ जाएगी, तो उसे आप बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है अपने लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करता है। लो डीपीडी माने कि वो कम कंसनट्रेट होगा, कम गाढ़ा होगा, पानी होगा मतलब, ठीक है। और हाई डीपीडी क्या होगा, जहाँ पे मतलब गाढ़ा होगा पानी, जिसमें कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूट का वो ज़्यादा होगा। तो याद कर लीजिए पॉइंट, वाटर जो होता है मूव करता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी, ठीक है। डीपीडी को हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, नीचे लिखा भी गया है। और वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक एरिया। तो यही चीज़, अब जहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, वो हाइपरटोनिक हो गया ना। हाइपरटोनिक माने कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, वो गाढ़ा ज़्यादा है, तो उसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो आसानी से बात है ना, हाइपोटोनिक से जाएगी। तो ये पॉइंट इंक्लूड कर लीजिएगा। ये मैंने बता दिया। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को सक्शन प्रेशर बोलते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को हम क्या बोलते हैं, OP माइनस TP। ओके, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसका लॉजिक भी है, आगे बताता हूँ। जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है फुली टर्जिड सेल में वो जीरो होता है। अब जीरो क्यों होता है भैया? जीरो इसलिए होता है क्योंकि उसमें टर्गर प्रेशर जितना है वाल प्रेशर भी उतना है। मतलब वाल प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर से कंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें मतलब जितना पानी आ रहा है उतना पानी वापस भी जाएगा। तो उसमें मतलब कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि आइसोटोनिक कंडीशन में रहेगा। ओके, तो TPT जो होता है फुली टर्जिड सेल में उसमें जीरो होता है, मतलब उसमें पानी नहीं जाएगा। अब वाटर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं आगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? यही जो पानी, जैसे बरसात अभी हो रहा है बाहर मेरे, तो पानी बरसता है तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाता है। तो वही जो एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है या सॉल्वेंट जा रहा है, तो उसकी जो एबिलिटी होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने की, जैसे कि रूट है तो पानी को ले रहा है अपने काम चलाने के लिए, अपना प्रोसेस करने के लिए। तो वो जो रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका जो एबिलिटी होता है कि रूट से वो लीफ तक पानी जा रहा है, तो उसी एबिलिटी को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल का जो टर्म था वो टेलर यानी स्टालियर ने दिया था। ओके, और प्योर वाटर जो होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूट ना मिला हो, उसका प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है जीरो होता है। आप इतना समझ लीजिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका पॉजिटिव में कभी वैल्यू नहीं होता है। ओके, जीरो इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल। और हमेशा अब कहीं भी अगर वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे प्योर वाटर को छोड़ के, तो उसका हमेशा निगेटिव में वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे सॉयल वाटर है तो उसका मतलब जीरो से कम, कोई मान लीजिए -2 समझ लीजिए। ओके, तो रूट में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, लीप तक जाते जाते -10 -50 समझ लीजिए मेगा पास्कल में हम कर सकते हैं। ओके, तो वाटर पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं मेगा पास्कल में। ओके, तो ये समझ लीजिए वाटर पोटेंशियल का 3-4 यही पॉइंट है। अब इसे साई से डिनोट करते हैं, फिर वहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस का। तो प्लाज्मोलिसिस एक फिनोमेना है, पूछता है बहुत ज़्यादा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप किसी सेल को डाल रहे हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कि
जहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप किसी भी सेल को डाल रहे हैं तो सेल क्या होगा, वो अपना साइटोप्लाज्म को लॉस करेगा और पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो उसे हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। जैसे किशमिश हो गया, किशमिश को अगर आप डाल दिए नमक में, नमक के सॉल्यूशन में, तो वो एकदम पिचक जाएगा। जैसे आप अंगूर को ही डाल के देख लीजिएगा, अंगूर किशमिश सब ऐसे ही। ओके, जैसे अगर हाइपोटोनिक में उसी सेल को डाल रहे हैं तो वो फूल जाएगा। जैसे कि आप चना भिगो के खाते ही होंगे तो उसमें किशमिश भी डालते होंगे, तो सुबह देखते होंगे वो फूल गया होगा। तो वो क्यों? क्योंकि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसलिए वो फूल जा रहा है, वाटर जो हो रहा है सेल के अंदर अपना जा रहा है। ओके, अगला बात करते हैं इम्बाइबेशन के। ठीक है, इम्बाइबेशन में क्या होता है, अभी बरसात का ही सीज़न है तो इसी से बताते हैं। या सीड, खेत में बहुत सारी सीड भी लग रही हैं, करेला, सेम, बहुत सारी चीज़। तो हम क्या करते हैं, सीड को खेत में बोने से पहले, सोन करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, उसको जर्मिनेट कराने के लिए पानी में भिगो के रखते हैं। तो इम्बाइबेशन का फिनोमेना होता है, मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक्स मॉलिक्यूल जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है। जैसे आपके घर लकड़ी का दरवाज़ा होगा ही आगे पीछे कहीं, तो उसमें वाटर, बरसात होता होगा कभी कभी, तो आप देखते होंगे दरवाज़ा कभी कभी खुलता ही नहीं। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है तो जाम हो जाता है, इसलिए नहीं खुलता। तो इसे इम्बाइबेशन की फिनोमेना होता है यहाँ पे। ठीक है, डिफ्यूजन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, यही सब फिनोमेना है यहाँ पे इम्बाइबेशन के अंदर होते हैं। कैपिलरी वाटर के बारे में बात करते हैं। कैपिलरी वाटर क्या होता है कि ये कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो मतलब प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं। होलार्ड क्या होता है कि एक मतलब यूनिट एरिया ऑफ द सॉइल में, एक मान लीजिए एरिया है सॉइल का, तो उस सॉइल के अंदर जितने भी वाटर प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में वाटर हो, या वो प्लांट लेता हो या ना लेता हो, तो उसे हम होलार्ड बोलते हैं, होलार्ड। क्रेसार्ड क्या होता है? क्रेसार्ड मतलब कि जितना वहाँ पे वाटर था होलार्ड में, तो होलार्ड का जितना पार्ट प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ओके, तो होलार्ड का जितना पार्ट प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है उसे क्रेसार्ड बोलते हैं। इकार्ड क्या होता है? होलार्ड का जितना पार्ट प्लांट वाटर का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जितना अवेलेबल नहीं होता है, उसे इकार्ड बोलते हैं। मतलब होलार्ड मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल यूनिट एरिया में, और क्रेसार्ड मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच आर अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, होलार्ड माइनस चेसार्ड करेंगे तो इकार्ड आ जाएगा। समझ गए ना? आगे चलें, पॉइंट नंबर 37। तो थैलोफिटिक प्लांट जैसे कि एल्गी हो गए हैं, फंजाई हो गए हैं, तो उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? उसमें होल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें तो कोई रूट तो होता नहीं है। ब्रायोफाइट में कैसे होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन? तो वहाँ पे आपने देखा होगा राइजोइड्स मिलते हैं, तो राइजोइड हेल्प करते हैं। अब टेडोफाइटा में आ गए तो उसमें तो रूट का डेवलपमेंट होने शुरू हो जाता है, तो टेडोफाइटा में रूट से होता है। फिर आगे आते हैं एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहले जो रूट होता है उसके नीचे रूट कैप मिलता है। तो रूट कैप जो होता है वो ग्रेविटी को सेंस करता है, और ग्रेविटी को सेंस करके रूट के लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो समझ लीजिए, ऐसे पूछता है ग्रेविटी के सेंसेशन में कौन सा प्लांट का पार्ट हेल्प करता है, तो वो होता है रूट कैप। ठीक है, रूट कैप को हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं, कैलिप्ट्रोजेन से बनता है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो रूट होते हैं तो उसका पार्ट होता है, जैसे रूट ऑफ मैचुरेशन हो गया, रूट ऑफ इलांगेशन, रूट ऑफ डिवीजन, सॉरी जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ डिवीजन, तो ऐसे ऐसे करके जोन होते हैं। तो जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है वो कंटेन किया रहता है रूट हेयर को, जो कि हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन का जो पाथ होता है प्लांट में, वो सबसे पहले कहाँ से, सॉइल वाटर रहता है, फिर हो जाता है रूट हेयर में। तो रूट हेयर का जो मतलब पार्ट होता है, रूट हेयर का जो टर्मिनल पार्ट होता है जहाँ पे एपिडर्मिस अब्सेंट होता है, उसे एपिब्लेमा बोलते हैं। तो एपिब्लेमा से कार्टेक्स में जाता है, फिर कार्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाता है। अब एंडोडर्मिस में जाएगा तो वहाँ पे आपका एस्पिरियन स्ट्रिप मिलेगा, सुबेरिन का डिपोजिशन रहेगा। ठीक है, तो वहाँ फिर आप सिंपली समझिए कि वाटर है, सॉइल वाटर, रूट हेयर से एपिब्लेमा में कार्टेक्स से एंडोडर्मिस में पेरिसाइकल से जाइलम में। ओके, फिर जो वाटर
ये जा रहा है ना ऊपर, जैसे कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो ये 3 प्रकार से हो सकता है। मैंने यहाँ 2 इंक्लूड किया है, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है, जब लिविंग सेल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है, लिविंग सेल टू लिविंग सेल वाटर मॉलिक्यूल का मूव होता है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत, तो उसे हम सिम्प्लास्ट बोलते हैं। जब एपोप्लास्ट मतलब जब नॉन लिविंग कंटेंट या सेल वॉल के थ्रू बस वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, तो उसे हम एपोप्लास्टिक रीजन बोलते हैं। और ट्रांसमेम्ब्रेन बता देता हूँ, जब मतलब सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट को क्रॉस करते फिर से सिम्प्लास्ट, फिर से सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट, मतलब दोनों में वाइस वर्सा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो देखिए जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है यहाँ पे वो फास्ट होता है। एपोप्लास्ट से क्या होता है, पासिव ट्रांसपोर्ट होता है, और पासिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा मतलब तेज़ होता है। मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है पासिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जहाँ पे एपोप्लास्ट हेल्प करता है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, एंडोडर्मिस में जो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, जो कि डैम लॉक की तरह काम करता है, डैम लॉक की तरह वाटर को रोकने के लिए, ठीक है। और कैस्पेरियम स्ट्रिप में जो होता है सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव और पासिव के बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे, तो फिर एक्टिव के अंदर आते हैं बहुत सारे मैकेनिज़्म। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो दिया था, यह फिनोमेना को एटकिंस और फिस्टले ने दिया था। तो जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट प्रेशर एक साथ एसोसिएट होके यहाँ पे काम करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोई एटीपी का डायरेक्ट यूज नहीं होता है। क्या होता है, रूट जो होता है, ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, रूट है तो रूट मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि रूट प्रेशर डेवलप हो जा रहा है, जो कि पंप की तरह मतलब पंप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नीचे से पानी को ढकेल रहा है ऊपर की ओर पंप की तरह, ठीक है, पंप की तरह काम कर रहा है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ऊपर चढ़ रहा है, ओके। तो ऐसे समझ लीजिए एक्टिव का यही है ना कि जो रूट होता है अपना खाना पीना खा के मस्त से एकदम रहता है, फिर वो क्या करता है अपना एनर्जी बनाता है, ठीक है, अपना खाना वाना खाता है तो उसमें एक एनर्जी बनता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, एनर्जी बनता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रूट प्रेशर बोलते हैं। और वो रूट प्रेशर जो होता है ना एक पंप की तरह होता है, जैसे पंप आप हवा भरते हैं तो ऊपर को वो उठता है ना, ठीक है, तो वैसे वाटर कॉलम को वो ऊपर उठाता है। तो ऐसे पहले बताया गया कि ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, लेकिन यह माना नहीं गया। मतलब कैसे भाई, आप ही समझो कि रूट प्रेशर जो मैक्सिमम होता है 2 ATM 2 एटमॉस्फेयर होता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत बड़े बड़े, आप जैसे कि जिम्नोस्पर्म का जैसे सिकोया है सब की बात करें, यूकेलिप्टस की बात करें, तो ये सब बहुत बड़े बड़े प्लांट है। अब इतनी प्रेशर के साथ तो उतना ऊंचा तो पानी चढ़ नहीं सकता है। और जिम्नोस्पर्म हो गया और बहुत सारे प्लांट हो गए, वहाँ तो रूट प्रेशर भैया देखा ही नहीं जाता, तो उसमें कहाँ से पानी जा रहा है, मतलब कैसे बरसात का पानी सोख ले रहा है, नहीं माना जाएगा ना कि एक्टिव मतलब काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन है 50 पॉइंट पे कि रूट प्रेशर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है और बहुत सारे मतलब लंबे लंबे प्लांट होते हैं, तो उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, आप सब थोड़ा सोचिएगा। आगे हम आएंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पे कंटेंट डिलीवर, जिसको कंटेंट लेना है वो उसको नहीं कुछ कह सकता मैं, आप इसे रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं, और मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है, ओके। तो ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी, 50 MCQ कह लीजिए, 50 पॉइंट कह लीजिए। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे पार्ट सेकेंड में जल्द ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए कुछ नया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।